हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे साउंड यानी कि ध्वनि क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पे साउंड की बात करेंगे तो साउंड से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए, दैट इज़ वेव्स यानी कि तरंगें क्या होती है। तो यदि हम वेव्स की बात करें तो वेव्स आर द डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच कैरी एनर्जी। मतलब जो तरंगें होती है वो किसी माध्यम में एक विक्षोभ होती है जो ऊर्जा का वहन करती है यानी कि एनर्जी को कैरी करती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेव्स कहते हैं। और यदि हम वेव्स की बात करें तो जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं, और जो दूसरी होती है दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव में भी हम इसको बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव उसमें कौन आ जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ? वैद्युत चुंबकीय। वैद्युत चुंबकीय तरंगें। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इसका जो पोर्शन है हम लाइट में डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए जानते हैं मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगें। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास यहाँ पे सामने देखा है मैकेनिकल वेव्स क्या है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमारे पास कोई वाटर पॉन्ड है, उसमें आप कोई पत्थर फेंकते हो तो इस तरह से हमारे पास वेव जनरेट होती है जो कि मीडियम में पार्टिकल है उनको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। और फॉर एग्जांपल यदि हम लाइट की बात करें, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। हम जो भी जानेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानेंगे, जो जब वो वेव क्रॉस करती हैं तो मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। क्लियर है? उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स होती क्या है यानी कि यांत्रिक तरंगें होती क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है यानी किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो आप राइट डाउन कर सकते हो, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। ठीक है, जो एनर्जी कैरी करने के लिए मीडियम जो माध्यम है उसमें पार्टिकल यानी कि कण उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। तो इसलिए जो मैकेनिकल वेव हैं उनके लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, और जो नॉन मैकेनिकल थी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी उसके लिए कोई मीडियम या कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अब इनके लिए एक मीडियम यानी कि माध्यम की जरूरत पड़ती है। दो तरह की होती है। एक होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल का सिंपली मतलब होता है हमारे पास वो होता है पैरेलल यानी कि समानांतर। ठीक है, यदि हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे जाएं तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब पैरेलल होता है यानी कि समानांतर होता है, और जो ट्रांसवर्स है इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर? ये हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब किसी के 90 डिग्री के कोण पे। ठीक, दो चीज़ें होती है। अब होता क्या है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, उसके बारे में अब यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला साउंड। ठीक है, साउंड इस कैसी वेव है? साउंड एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कैसे? आइए जानते हैं पहले लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ये मीडियम में एनर्जी ट्रांसमिट करती है। हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है हमारे पास गैस है, कोई भी माध्यम हमारे पास हो सकता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, पर ये निर्वात में पास नहीं करती, मतलब ये वैक्यूम में पास नहीं करेगी। देखिए जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो किस तरह से काम करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्लिंकी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब या जैसे मान के चलिए हमारे पास मीडियम में कोई पार्टिकल है, ठीक है, हमने एक वेव जनरेट की, तो मीडियम में पार्टिकल क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। अब जो मीडियम में पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे उनकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? जिस साइड को वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में होगी, या फिर उसके 90 डिग्री पे होगी। इसी बेस पे हम दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं मैकेनिकल वेव को, एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास एक वेव है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू द राइट है, दिस इज द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये पाथ है वेव का जो इस तरफ को जा रही है। अब मैंने बोला जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और मीडियम में पार्टिकल होंगे हमारे पास। ठीक है, मीडियम में स्मॉल पार्टिकल हमें देखने को मिलेंगे।
अब जैसे ही हमारे पास मीडियम में स्मॉल पार्टिकल देखने को मिलेंगे, मान के चलिए इस तरह से, तो होगा क्या, जैसे ही कोई वेव आगे की तरफ जाएगी उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मान के चलिए वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे कोई सोर्स है, कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से साउंड क्रिएट हुई, तो इसने सबसे पहले मीडियम में पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। ये इसकी मेन पोजीशन है पार्टिकल की। जैसे इसने इसको डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्बेंस की वजह से इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, वो आगे की तरफ जाएगा। जैसे ही आगे की तरफ गया, ठीक है, इसने दूसरे पार्टिकल को क्या कर दिया, डिस्टर्ब किया। समझ पा रहे हो, ये यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसने इसको एनर्जी कैरी कर दी, ठीक है। अभी जो दूसरा पार्टिकल है ये क्या करेगा, वैसे ही जिस साइड को वेव जा रही है, वेव तो इस तरफ को जा रही है, उसी डायरेक्शन में आगे गया और इसने नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब किया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्टिकल है ये नेक्स्ट वाले को डिस्टर्ब करेगा, अगर नेक्स्ट पार्टिकल है नेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगा और नेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगा। इस तरह से जो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होगी ये पैरेलल टू द वेव प्रोपगेशन होगी। जिस तरह से वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब पैरेलल है। समझ पा रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एनिमेशन में आप देख सकते हो, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब इस साइड को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अगर इस साइड को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो देखो जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो भी इस डायरेक्शन में पैरेलली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग और पैरेलल टू द वेव प्रोपगेशन, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। समझ पा रहे हो। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है लॉन्गिट्यूडनल के बाद ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव में मान के चलिए हमारे पास जो भी वेव है, यानी कि एनर्जी इस साइड को प्रोपेगेट हो रही है, और सेम यहाँ पे भी मीडियम में पार्टिकल होंगे, ठीक है। पार्टिकल इस मीडियम, यहाँ पे भी हमें मीडियम में देखने को मिलेंगे, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी मीडियम में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए वेव तो प्रोपेगेट इस साइड को हो रही है, बट जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा इसके 90 डिग्री पे, मतलब ये ऊपर नीचे इस तरह से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे इस तरह से, मतलब 90 डिग्री पे वाइब्रेट करेगा। नेक्स्ट पार्टिकल भी क्या करेगा, अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट करेगा, नेक्स्ट पार्टिकल भी अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट करेगा और नेक्स्ट भी इस तरह से वाइब्रेट करेगा। मतलब जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम है वो कैसी है, इट इज ट्रांसवर्स टू द वेव प्रोपेगेशन। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पे, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे, परपेंडिकुलर है। तो इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन, देन द वेव इज सेड टू बी ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। समझ पा रहे हो यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हो, ये हमारे पास कौन सी है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव प्रोपेगेशन, और दूसरी है ट्रांसवर्स, इसमें एनर्जी इस तरफ को ट्रांसफर हो रही है, वो जो मीडियम में जो पार्टिकल हैं वो अप डाउन 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन, द वेव इज सेड टू बी कैसी, ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ। तो दो तरह की तरंगें होती है, कौन सी बोला हमने, पहली हमने बात की अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी बात की हमने किसकी, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ। अब हम बात करेंगे साउंड की। जो साउंड है क्या है, साउंड को ट्रैवल करने के एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब साउंड कौन सी वेव है, क्या ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल, तो आइए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास साउंड है ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या रहता है लॉन्गिट्यूडनल का, इट इज़ अ साउंड वेव। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में कि साउंड कैसी वेव है, साउंड इज ए मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये है हमारा साउंड का चैप्टर जो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम यहाँ पे बात करें साउंड। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो मतलब जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं, सीधी सी बात है, वो क्या है हमारे पास, साउंड है। अगर बात करें प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की, ध्वनि का संचरण किस तरह से होता है, किस तरह से प्रोपेगेट करती है, तो साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होती है, पहली बात कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई कंपन करती हुई वस्तु है हमारे पास, ठीक है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ध्वनि कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो हम बोलेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कंपन करती हुई कोई वस्तु से उत्पन्न होती है।
ठीक है। और जैसे सब्सटेंस जिसमें से होकर साउंड ट्रैवल करती है, ट्रांसमिट करती है, उसको हम मीडियम बोलते हैं, यानी कि माध्यम बोलते हैं। क्लियर। कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है, द्रव्य या पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि संचरित होती है, उसे क्या कहेंगे हम? माध्यम कहेंगे, यानी कि मीडियम कहते हैं। समझ गए? वो सॉलिड हो सकता है, ठोस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, द्रव हो सकता है, कोई गैस हो सकती है। क्लियर हुआ? पर जो साउंड है वो निर्वात यानी कि वैक्यूम में से पास नहीं करती, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे आता है, जैसे मैंने बोला कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यदि हम अपनी ही बात करें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो हमारे जो गला है, ठीक है, यहाँ पे एक साउंड बॉक्स होगा, एक वॉइस बॉक्स होगा। ठीक है, वॉइस बॉक्स होगा या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? लाइनेक्स बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो योर आंसर विल बी इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, यानी कि लायरिंक्स। आप हिंदी में बोल सकते हो ध्वनि वाक यंत्र या फिर कंठ लायरिंक्स से उत्पन्न होती है। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको ध्यान देना है। क्लियर? इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ये लायरिंक्स है, यानी कि ये हमारे पास वॉइस बॉक्स है। आपने सिर्फ इतना ही जाना कि मनुष्यों में किस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड। देखिए, ध्वनि अलग अलग माध्यम में अलग तरह से संचरित करती है, अलग अलग उसकी स्पीड होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में उससे भी कम होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो साउंड होगी वो कहाँ पे होगी? सॉलिड में होगी। सॉलिड यानी कि ठोस में होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी और उसके बाद किस में होगी? गैस में होगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ इन सॉलिड, सबसे कम कहाँ पे होगी? गैस, और वैक्यूम में से पास नहीं करती। अब यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आरोही या अवरोही क्रम में साउंड की स्पीड को आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। सॉलिड की बात करें तो हो सकता है आपको कोई 4 सॉलिड दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में है, ठीक है, या सबसे कम किस में है। हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई एक ऑप्शन उठा ले और स्पीड ऑफ साउंड को घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में आपको बोल दिया जाए करने के लिए, ऐसा हो सकता है। तो जैसे साउंड है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एल्यूमिनियम में, फिर निकल, फिर स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास। फिर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में जो सी वाटर होता है उसमें ज़्यादा है, फिर डिस्टिल्ड वाटर है, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया। गैसेज में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, एयर है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। समझ गए? तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली टेबल दिए होते हैं ना, और जहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, जहाँ कोई चीज़ आरोही या अवरोही, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है, वहाँ से जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस टेबल को आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड से। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आता है, दैट इज़, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है साउंड पे कि नहीं होता। हाँ जी स्टूडेंट, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है? बढ़ती है। इस चीज़ को ध्यान देना कि इन एनी मीडियम एज विल इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज। और एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की सीधी लाइन से उठा के पूछी जाती है एग्जाम में। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 331 मीटर पर सेकंड, या कई जगह पे एनसीईआरटी में 331.5 मीटर पर सेकंड भी दिया होता है। ठीक है, और यदि बात करें हम यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस पे, देखा 0 पे देखो 331 थी, जैसे 22 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितनी साउंड होगी यहाँ पे? 344 होगी। तो मतलब टेम्परेचर के साथ साउंड क्या हुई? बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ी। ठीक है, आपको हो सकता है यहाँ पे 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 0 डिग्री पे 331, या फिर कई जगह पे 331.5 डिग्री सेल्सियस लिखा है, और 22 पे कितनी है? 344 मीटर पर सेकंड। स्पीड के बारे में अभी हमने जान लिया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे कम हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? चलते हैं हम नेक्स्ट हिंट हमारे पास आता है। देखिए, साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड 2 कंसेक्यूटिव रेरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब 2 क्रमागत संपीड़नों और क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब ये है क्या? वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पीड क्या होती है, इनके बारे में आगे जानते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। समझिए, तो चलिए जानते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड क्या है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी वेव को, किसी भी तरंग को ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको ड्रॉ करने का इस तरह से हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है। ठीक है, ये एक वेव है, ये एक तरंग की बात हो रही है। जैसे ध्वनि है ना, ध्वनि की एक तरंग हमने यहाँ पे ली हुई है। अब जब भी हम ध्वनि की एक तरंग लेंगे तो देखिए चलती कैसे है ध्वनि, उसमें सबसे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा इस ध्वनि में, देखिए ये एक तरंग है। अब इसकी लेंथ कितनी है टोटल, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। समझ पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी की पूरी लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लेंथ ऑफ वेव, एक वेव की, एक तरंग की पूरी लंबाई है, दैट इज द वेवलेंथ। वैसे इसमें क्रस्ट और ट्रफ का भी यूज होता है, हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक वेव है, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ से यहाँ, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट को क्या पढ़ेंगे हम, ट्रफ बोलेंगे। ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रफ बोलेंगे। क्लियर हुआ, इस चीज़ को ध्यान देना। अब आगे अगर हम यहाँ पे बात करें ना, जैसे मैंने साउंड की बात की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ये कंप्रेशन यानी कि संपीड़न क्या होता है और रेयरफैक्शन यानी कि विरलन क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। आप यहाँ पे जानिए एनिमेशन के थ्रू। यहाँ पे देखिए, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ पे सॉरी लाइट का नहीं, साउंड का सोर्स है। यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स हमारे पास दे रखा है और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। अब देखो, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो मीडियम में पार्टिकल भी हैं। अब साउंड जैसे ही प्रेशर क्रिएट करेगी तो मीडियम में पार्टिकल का दो चीज़ें होगी, क्या, एक कंप्रेशन होगा, एक रेयरफैक्शन। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा उसको हम कंप्रेशन बोलेंगे और जहाँ पे प्रेशर कम होगा उसको हम रेयरफैक्शन बोलेंगे। अब मान के चलिए यहाँ पे साउंड क्रिएट हुई, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और जहाँ पे कम डेंसिटी है वहाँ पे क्या है, रेयरफैक्शन। जहाँ पे डेंसिटी कम है उसको हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन बोलेंगे। तो जैसे ही साउंड ट्रैवल कर रही है किसी भी माध्यम में, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनते हैं। जहाँ पे पार्टिकल बहुत क्लोज आएंगे दैट इज कंप्रेशन, संपीड़न, और जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर होंगे, गैप ज़्यादा होगा, इनको हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन बोलेंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे साउंड आगे की तरफ गई, जैसे यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास क्या है, एक स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर से साउंड क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है हमारे पास, मतलब घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है, तो कंप्रेशन, कम कंप्रेशन है तो रेयरफैक्शन बोला जाएगा। ज़्यादा घनत्व कंप्रेशन, कम घनत्व रेयरफैक्शन, तो इस तरह से चलती है। तो यहाँ पे क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्रमागत, दो क्रमागत कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो क्रमागत रेयरफैक्शन यानी कि हम बात करें विरलनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे बात की, यहाँ पे तो जैसे मैंने बोला इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जहाँ पे क्रस्ट आएगा, क्रस्ट की जगह पे क्या देखने को मिलेगा हमको, वेव में कंप्रेशन देखने को मिलेगा, यानी कि संपीड़न देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रस्ट पे हमको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और जो ट्रफ वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, रेयरफैक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि विरलन देखने को मिलेगा। तो वेव इस तरह से है। अब मान के चलिए हमने एक वेव बना दी, तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास एक वेव है, इसके हमने दो साइकिल्स बना दिए, जूम कीजिए। ठीक है, एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ मैंने बोला एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के क्या बनेगी, वेवलेंथ। एक डेफिनेशन तो ये है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के क्या बनी, वेवलेंथ। दूसरी डेफिनेशन एक और है, यदि आप एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस देखें तो वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाती है। या फिर एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ है उसके बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, या फिर आप एक क्रस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर दो कंसेक्यूटिव क्रमागत जो हमारे पास क्रस्ट यानी कि जो संपीड़न है उनका जो डिस्टेंस होगा वो भी वेवलेंथ कहलाया जाएगी, या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ है उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाया जाएगा, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कहलाया जाएगा। समझ पा रहे हो। तो हमने क्या जाना, वेवलेंथ को आप सिंपली वर्ड में मान सकते हो कि लेंथ ऑफ वेव, कि एक साइकिल जो है वेव की उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज द वेवलेंथ। ठीक है, और यदि आपको ज़्यादा जानना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन। जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे क्रस्ट है, और जहाँ पे रेयरफैक्शन है वहाँ पे ट्रफ है।
समझ पा रहे हो, यही हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस केस में तो एक क्रस्ट है, दूसरा क्रस्ट है, तो उसके बीच वाली जो डिस्टेंस है क्या कहला गया, वेवलेंथ कहलाया गया। क्लियर है, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। अब जब हम आवृत्ति की बात करेंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग। जैसे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, श्वास की बात करते हैं हम, श्वसन की, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा जो श्वसन का रेट है 1 मिनट में कितना है, हम बोलेंगे 16 से 18 टाइम्स पर मिनट होगा। 16 से 18 बार पर मिनट हम सांस लेते हैं, जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है ना। वैसे ही यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक वेव 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट हुई, कितनी साइकिल्स उसकी बनी 1 सेकंड के अंदर, वो क्या है कहलाया जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाई। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन, कितनी बार ये वेव रिपीट हुई 1 सेकंड के अंदर। और यदि हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें फ्रीक्वेंसी का, ये क्या होता है, F = 1/T। 1/T मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कितने टाइम में एक वेव कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है इट इज हर्ट्स। हर्ट्स, इसको हम SZ से भी राइट डाउन करते हैं। क्लियर। अगर और आपने फार्मूला लिखना है तो 1/T। 1/T मतलब हमारे पास टाइम की यूनिट सेकंड होती है, आप इसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है, इट इज हर्ट्स। 1/T यानी कि समय का इनवर्स। दूसरा आता है स्टूडेंट एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम क्या होता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक वेव बनाई, एक हमने साइकिल बनाई। क्लियर। अब यहाँ पे ना इसकी मेन पोजीशन होती है, ये जो बीच में ब्लैक लाइन हमारे पास है ये इट इज द मेन पोजीशन, इसकी मेन पोजीशन है। अब यहाँ से डिस्टर्बेंस कितने हद तक जा रही है, ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कितनी है इस साइड को, इसका डिस्टेंस, या फिर इस मेन पोजीशन से ट्रफ की तरफ कितनी डिस्टर्बेंस है, क्रस्ट की तरफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कितनी हुई, और इस मेन पोजीशन से ट्रफ की तरफ कितनी डिस्टर्बेंस हुई, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम क्या होता है। क्लियर हुआ, इतना सा ध्यान देना। मतलब जो पार्टिकल है मीडियम में उनकी कोई मेन पोजीशन होगी, अब उनकी मेन पोजीशन से वो कितनी दूरी तक जाएंगे, इस एक साइड की और दूसरी साइड को भी, दैट इज द एम्पलीट्यूड। जैसे हम यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू देखें यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे कोई मीडियम में पार्टिकल है, तो अपनी मेन पोजीशन से जब वो वाइब्रेट होगा लेफ्ट राइट में, या फिर जब वो अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट होगा अप और डाउन, तो कितने डिस्टेंस तक जाएगा, ये इसकी मेन पोजीशन है। इस मेन पोजीशन से अप या डाउन डायरेक्शन में कितना जा रहा है, वही आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाया जाता है। समझ गए। अब स्पीड के बारे में हमने बात की, स्पीड तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करता है वो स्पीड होती है। ये आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। समझ गए। चलते हैं अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं लाउडनेस एंड पिच क्या होती है। ठीक है। अब अगर हमने बात की ना स्टूडेंट, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी वेव्स 1 सेकंड के अंदर रिपीट हो रही है, वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब बात करें लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब होता है प्रबलता। ठीक है, कितने जोर से कोई पर्सन बोल रहा है, दैट इज लाउडनेस। अगर आपसे कोई पूछे कि लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, हम बोलेंगे जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। किसी साउंड वेव का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा आयाम होगा, उतनी ही उसकी क्या होगी, लाउडनेस होगी यानी कि प्रबलता होगी। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड की, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये चीज़ आप राइट डाउन कर लीजिए। और जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की बात की, मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे कोई वेव है। ठीक है, हमारे पास एक टाइम दे रखा है 1 सेकंड, मान के चलिए 1 सेकंड हमारे पास है। एक वेव है जो 1 सेकंड में एक ही साइकिल कंप्लीट की। अब एक दूसरी वेव है, उसने 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट की। एक तीसरी वेव है, उसने 1 सेकंड में बहुत सारी साइकिल कंप्लीट कर दी। तो मैंने बोला सबसे ज़्यादा रिपीट कौन वेव हुई, ये फर्स्ट वेव हमारे पास आ गई, ये सेकंड वाली आ गई और ये थर्ड वाली आ गई। तो 1 सेकंड में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई वो कौन है, वो थर्ड वाली हुई। तो हम बोलेंगे जो तीसरी वेव है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है कोई वेव। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, थर्ड वाले की। अब जैसे हम बात करते हैं पिच की, अब पिच क्या होता है, पिच यानी कि तारत्व क्या होता है। तारत्व पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब किसी पर्सन की आवाज़ कितनी तीखी है, ठीक है, वो पिच को बताती है। और उतनी तीखी आवाज़ होगी जितनी ज़्यादा किसी की फ्रीक्वेंसी होगी। समझ पा रहे हो। तो जो छोटे बच्चे होते हैं यानी या फिर जो महिलाएं होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मेल के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उनकी जो वॉइस होती है थोड़ी सी तीखी देखने को मिलती है। ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच। सीधी सी बात, जैसे मैंने बात की कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि तीखापन को बताती है।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है, जैसे फ्रीक्वेंसी अधिक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइयर द फ्रीक्वेंसी वी कैन से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज हाइयर पिच। यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब जो साउंड है यानी जो ध्वनि है उसका तरत्व यानी कि पिच क्या है, कम है। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड की, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे, और जो पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है यानी कि आवृत्ति के ऊपर निर्भर होती है। इस चीज़ को राइट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, यहाँ पे अगर बात करें लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं। जो लाउडनेस होती है, ठीक है, यानी प्रबलता होती है ध्वनि की, उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, उसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट वो होती है डेसिबल। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के। मैंने अभी बताया कि जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, पर कैसे, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो लाउडनेस होगी इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। loudness is directly proportional to square of amplitude। इसके स्क्वायर की प्रोपोर्शन होती है, आप राइट डाउन कर लें। मतलब ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होती है। समझ रहे हो, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो लाउडनेस है इसकी यूनिट क्या है, लाउडनेस को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो लाउडनेस है स्टूडेंट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल, जिसको हम स्मॉल dB से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल से। एग्जाम में काफ़ी टाइम क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। और यहाँ पे कुछ वेरियस सोर्स हैं, कुछ हमारे पास बहुत सारे विभिन्न स्रोत हैं जहाँ से हमें साउंड के बारे में पता होना चाहिए, कितने dB की साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मैच 14 फॉलोइंग या फिर डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा नॉर्मल ब्रीदिंग, जब नॉर्मल सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, जो हमारा सामान्य श्वसन होता है उसका जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो कितना होता है, 10 dB होता है। वैसे हम नेक्स्ट देखें तो सॉफ्ट विस्पर यानी कि मंद फुसफुसाहट, आप चुपके से किसी के कानों में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या है उसकी जो लाउडनेस है वो 30 dB के करीब होती है। आगे देखें नॉर्मल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत यानी वार्तालाप की बात करें तो वहाँ पे 60 dB के करीब होती है। और व्यस्त यातायात यानी कि बिजी ट्रैफिक की जो साउंड होती है इट इज़ अराउंड अबाउट 70 dB 70 dB डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री की साउंड 80 dB। और ये एग्जाम में एक और क्वेश्चन हमके देखने को मिल सकता है कि बताइए अबव 80 dB द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल। और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नॉइस क्या है, कितने dB के ऊपर नॉइस होता है। तो हम बोलेंगे 80 dB के ऊपर जो हमारे पास कोई भी लाउडनेस होगी, कोई भी ध्वनि की प्रबलता होगी वो नॉइस क्रिएट करेगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। क्लियर, वो शोर मचाता है। तो शोर के लिए कितना है, यानी कि 80 dB हमें देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो, इस चीज़ को आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रेंज ऑफ हियरिंग यानी कि श्रव्यता का परिसर। अब स्टूडेंट हमारे पास ध्वनियों की बात करें ना तो 3 तरह की रेंज होती है। एक होती है ऑडिबल रेंज जिसमें हम सुन सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो मानव है वो कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी के बीच में सुन सकता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, एक वयस्क होता है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, इसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज से बोलते हैं, उसके बीच में हम सुन सकते हैं नॉर्मली। ऑडिबल रेंज होती है वो श्रव्यता का परिसर होता है। बट यदि कोई साउंड अगर देखें तो वो 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है। हमारी सुनने की कितना है रेंज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर आप बोल सकते हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। यदि ध्वनि की श्रव्यता अगर हम बात करें यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासोनिक का मतलब क्या हुआ, अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो, 20 हर्ट्ज से कम वाली अवश्रव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक। और अगर हम इसमें बात करें तो जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे राइनोस हो गए, ठीक है, हम यहाँ पे वेल्स की बात करते हैं, या फिर वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम होगी, अर्थक्वेक साउंड हो गया, ठीक है, ये विंग्स ऑफ वी हो गया, ये सारी की सारी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं राउंड अबाउट किसके बराबर होती हैं, 5 हर्ट्ज के करीब होती है। और भी हमारे पास यहाँ पे एनिमल्स हैं, जैसे वेल्स होगी, एलिफेंट हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स होगी, ये सारे के सारे बात करें तो ये सारी की सारी किस्में आती है इंफ्रासोनिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंफ्रासोनिक, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
आगे हमारे पास आता है अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड यानी कि पराश्रव्य या पराध्वनि क्या होती है। ऐसी फ्रिक्वेंसी जो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। 20 किलोहर्ट्ज बोल दीजिए या फिर आप 20,000 हर्ट्ज बोल दीजिए। जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं। जैसे डॉल्फिन होगी, बैट्स होगी, पॉर्पॉइस हो गया, मोथ्स हो गए, ठीक है, ये रैट हो गए, ये सारी की सारी कौन सी ध्वनियाँ प्रोड्यूस करते हैं? ये सारी की सारी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। समझ पा रहे हो? यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हमने क्या जाना, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारे पास ऑडिबल रेंज जिसमें हम सुन सकते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा किसमें आ गई? अल्ट्रासाउंड्स यानी कि अल्ट्रासोनिक, जिनको हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। इसको भी आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आता है, जैसे मैंने आपको बताया ध्वनि के बारे में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूछी जा सकती है, ठीक, जैसे कि हम कितने तक सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। पर जो डॉग है वो अल्ट्रासोनिक भी सुन सकता है। और दूसरी बात, द पुलिस यूज द हाई फ्रिक्वेंसी विसिल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। तो पुलिस जो होते हैं उनके पास कुछ ऐसी विसिल्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिनको सिर्फ डॉग ही सुन पाते हैं, उसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सुन पाती। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके पास, ठीक है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। अल्ट्रासाउंड का जो यूज़ है स्टूडेंट वो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होता है, डायग्नोसिस में। जैसे हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं, अल्ट्रासाउंड क्या है? इट इज़ ऑल्सो अल्ट्रासोनिक वेव। अब कोई मटेरियल वगैरह है, उसमें कोई क्रैक आ जाता है बिल्डिंग्स वगैरह में, वहाँ पे भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। या फिर कोई बिल्डिंग है उसमें क्रैक है, तो मैंने क्या बोला? अल्ट्रासाउंड का यूज़ करेंगे। या फिर किसी कोई इक्विपमेंट है जहाँ पे टच करना इम्पॉसिबल होता है, या फिर बहुत ही डेलिकेट से एलिमेंट्स लगे होते हैं, तो उनको क्लियर करने, साफ करने का काम भी किसका यूज़ होता है? अल्ट्रासाउंड का। और जो बैट्स होती हैं यानी कि चमगादड़ होती हैं, वो भी अपना प्रे यानी कि जो शिकार होता है उसको के लिए भी किसका यूज़ करती हैं? अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ करती हैं। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉइस एंड म्यूजिक दोनों क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे बात करें नॉइस की, तो कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय ध्वनियाँ, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉइस। और ऐसी साउंड जो विच कैन यू इंजॉय, ठीक है, यू इंजॉय साउंड्स फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाई जाएगी? म्यूजिकल साउंड कहलाई जाएगी। सिंपल सी बात। म्यूजिक क्या होता है? एक प्लीजेंट साउंड जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती है। और जो नॉइस होता वो क्या होता है? एक अनप्लीजेंट साउंड्स होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कोई क्लासरूम है, बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो नॉइस कहलाया जाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? क्या साउंड कहला जाएगी, म्यूजिक कहला जाएगा, या फिर कुछ और कहला जाएगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइस कहला जाएंगे। और कोई हारमोनियम प्ले कर रहा है, ठीक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूजिकल साउंड बोलेंगे। यही हमारे पास क्या है? नॉइस एंड म्यूजिक में डिफरेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात की पुलिस वाले की, तो हमने यहाँ पे कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इको यानी कि प्रतिध्वनि क्या होता है। अगर हम इको की बात करें, इको स्टैंड होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट है, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का परावर्तन होता है, वैसे ही साउंड का भी क्या होता है? परावर्तन होता है, उसमें भी इको आती है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे स्पीकर है, और यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ऑब्स्टेकल है, कोई यहाँ पे माउंटेन है। जैसे आप कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं और माउंटेन के सामने जोर से आवाज़ लगाते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको अपनी आवाज़ रिपीटेडली सुनाई देती है। वही क्या कहलाता है? इको कहलाता है। मतलब आप बोलेंगे इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन ही क्या कहलाया जाएगा? इको यानी कि प्रतिध्वनि कहलाई जाती है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमको एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला इको कब सुनाई देगी, पहली बात तो इसके बारे में, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए आप में और ऑब्स्टेकल में कि आपको अपनी इको सुनाई दे। तो सबसे पहले आप देखिए, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। सीधी सी बात यहाँ पे क्या है? हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन लगभग 0.1 सेकंड तक होता है। मतलब ये है कि जब तक आपने कोई चीज़ बोली, ठीक है, और कोई पर्सन उसको सुन रहा है, तो उस ध्वनि का जो परिसंचरण हो रहा है, उसको सुन पा रहा है, उसकी जो परसिस्टेंस है 0.1 तक हमारे ब्रेन में बनी रहती है। समझ पाए? जैसे आपने कोई चीज़ सुनी तो उसका हमारे दिमाग में कब तक बना रहना? 0.1 सेकंड तक। अब यहाँ पे देखिए, टू हियर द डिस्टिंक्ट इको
द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन विल बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड। मतलब यदि आपने कुछ चीज़ बोली और इसकी इको सुनाई दी तो उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। क्यों? यदि 0.1 सेकंड से कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो चीज़ आपने सुनी मान के चलिए उसकी तो आपके पास ब्रेन में परसिस्टेंस बनी हुई है। अब जैसे 0.1 सेकंड के अंदर कोई साउंड आ गई तो हमारा ब्रेन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, उसको हम अलग तरीके से नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। तो इसलिए मिनिमम जो हमारे पास टाइम होना चाहिए इको सुनने के लिए कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर हम मान के चलिए हमारे पास एयर है 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि एयर जो है यानी कि हवा है उसकी स्पीड कितनी होती है 22 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि 344 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब मान के चलिए हम यहाँ पे कोई चीज़ बोल रहे हैं और सामने ऑब्स्टेकल है, तो वहाँ से इको कब सुनाई देगी, कितने डिस्टेंस के बाद सुनाई देगी। तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 17.2 मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइंस। ठीक है, हो सकता है आपके पास एग्जाम में 16.5 से लेके 17.5 मीटर के बीच में आ जाए, वो भी सही रहेगा यदि आपको रेंज दे रखी है। पर ये जो 17.2 वैल्यू है ना मीटर, ये 22 डिग्री सेल्सियस पे है, जब स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है 344 मीटर पर सेकंड हमें देखने को मिलती है। The minimum distance of the obstacle from the source of the sound will be 17.2 at which temperature 22 डिग्री सेल्सियस पे। समझ गए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, कब, 22 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको भी आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज इको, इको इज द रिफ्लेक्टेड वेव। जैसे कोई वेव यहाँ पे आई वो वापिस आपको सुनाई दे रही है, वही इको कहलाई जाएगी, यानी कि प्रतिध्वनि कहलाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आता है रिवर्बिरेशन, यानी कि अनुरणन क्या होता है। रिवर्बिरेशन इज सिंपली द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव। जैसे आप किसी रूम में हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन बोल रहा है और आप यहाँ पे बैठे हुए, अब देखिए जो साउंड क्रिएट हुई जैसे ही वो रूम में जो भी बहुत सारे हम वॉल्स की बात करें तो वहाँ से अलग अलग रिफ्लेक्शन होगी, अलग अलग जगह से रिफ्लेक्शन होगी और उन रिफ्लेक्शन से आपको साउंड गूंजती हुई सुनाई देगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बिरेशन बोलेंगे, यानी कि हम क्या बोलेंगे, अनुरणन बोलेंगे। समझ पा रहे हो? रिवर्बिरेशन क्या होता है, इट इज़ द रिपीटेड रिफ्लेक्शन, यानी कि बारंबार परावर्तन, जिसकी वजह से हमें साउंड थोड़ी सी कंपन करती हुई सुनाई देती है। समझ पा रहे हो? वही क्या होता है, रिवर्बिरेशन। और जो रिवर्बिरेशन है उसको कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑडिटोरियम में आपने देखा होगा कि जो ऑडिटोरियम होते हैं, जो सभा भवन होते हैं खासकर, उनमें साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाते हैं, जैसे कि फाइबर हो गया, रफ प्लास्टर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, खुरदरे प्लास्टर का यूज़ करते हैं हम वहाँ पे। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। रिवर्बिरेशन पूछा जा सकता है कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन क्या कहलाती है, इट इज़ नोन एज द रिवर्बिरेशन। समझ गए? इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब कुछ ऐसे हमारे पास एप्लियंसेस होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं और इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, किसका, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब साउंड एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट हो रही है ध्वनि के बहुलक परावर्तन के उपयोग, मतलब यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किन किन जगह पे होता है। तो आपके पास जैसे मेगाफोन हो गया या फिर लाउड स्पीकर वगैरह हो गया, ठीक है, हमारे पास हॉर्न हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ट्रम्पेट्स हो गया, शहनाई होगी, उनमें जो साउंड जैसे हमको ध्वनि सुनाई देती है ना, उसमें साउंड बहुत बार रिफ्लेक्ट करती है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एग्जांपल है। स्टेथोस्कोप जो होता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास होता है, उसमें भी किस प्रिंसिपल का यूज़ होता है, सिद्धांत का यूज़ होता है, वो भी क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें, सिनेमा हॉल जो होते हैं वो थोड़े कर्व बनाए जाते हैं, क्यों, रिफ्लेक्शन क्या होती है, ताकि सभी कॉर्नर तक साउंड की पहुँच जाए। क्लियर? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के जो एग्जाम्पल है वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, आप यहाँ पे इनको राइट डाउन कर सकते हैं। चाहे कॉन्सर्ट हॉल हो गया, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, इनके जो देखा होगा आपने, इनकी जो सीलिंग होती है उनको जनरली कर्व किया होता है, ताकि जब कोई पर्सन बोल रहा है तो साउंड रिफ्लेक्ट होके सारे के सारे रूम में पहुंच जाए, ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सके। क्लियर? इनको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट सिंपली पता है, जो हमारे पास वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो सकता है, मेजर कॉज क्या है, साउंड ऑफ व्हीकल्स हो गया, वाहनों की ध्वनि। आगे बात करें एक्सप्लोजन, जो विस्फोट होते हैं, इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, पटाखों का फूटना, मशीन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, अगर इसको हाई वॉल्यूम पे लगाएंगे,
कुछ किचन एप्लियंसेस भी होते हैं, ठीक है ना। रसोई में कुछ ऐसा सामान भी होता है जो नॉइस क्रिएट करता है। कूलर्स हो गया, एयर कंडीशनर्स यानी कि वातानुकूल हो गया। वातानुकूल मतलब एयर कंडीशनर, जिसको हम एसी बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेजर कॉज हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजर जो हमारे पास कॉज है नॉइस पोल्यूशन के, तो आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो उनमें से ये एग्जाम्पल दिए होंगे, तो आपको याद रखने हैं, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर टू लिमिट द जो नॉइस पोल्यूशन है उसको किस तरह से हम लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया कि कोई व्हीकल्स है उसमें साइलेंसर लगाना, ठीक है। साइलेंसर यानी कि क्या हो गया हमारे पास, रवशामक युक्तियाँ, मतलब होता है साइलेंसर लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए, ठीक है। नॉइसी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप होते हैं वो आवासीय क्षेत्रों से क्या होने चाहिए, दूर संचालन होना चाहिए उनका। आगे इसका बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को दूर रखना चाहिए, दूर दराज के इलाकों में होनी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न जो कि मिनिमाइज्ड होने चाहिए, ज़्यादा हॉर्न तीखे नहीं होने चाहिए, ठीक है। टीवी म्यूजिक सिस्टम लो वॉल्यूम पे हमें चलाने चाहिए, ठीक। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, जो भी रोड और बिल्डिंग्स हैं उनके नज़दीक ट्री हमें लगाने चाहिए ताकि वो साउंड को अच्छी तरह से क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं और उससे ध्वनि का प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल थे, समझ गए। अब आगे आता है स्टूडेंट हमारे पास ह्यूमन ईयर। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है ह्यूमन ईयर से कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे बॉडी में। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है दैट इज द स्टेपिस। यदि हम ह्यूमन ईयर की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आउटर ईयर, बाह्य कर्ण जिसको बोलते हैं, मिडल ईयर, मध्यम कर्ण, मध्य कान, और एक आंतरिक कर्ण यानी कि इनर ईयर। जो बाहर वाला पार्ट है ना जो हमें दिखाई देता है इस तरह से, ये इसको पिन्ना बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई देता है कान का बाहर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, पिन्ना। उसके अंदर कोई ऑडिटरी कैनाल होती है, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम, ये किसके पार्ट है, आउटर ईयर के। और जो हमारे पास मध्य कर्ण होता है उसमें ईयर ऑसिकल्स जो हड्डियाँ होती हैं ना, मैलियस हो गया, इनकस हो गया एंड स्टैपिस हो गया, ये तीनों कहाँ पे होती है, ये मिडल ईयर में होती है। और जो ध्वनि को सुनने का काम होता है ना जनरली वो इन्हीं का ही होता है, मिडल ईयर में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ईयर ऑसिकल्स, कान की जो हड्डियाँ होती हैं ईयर के कौन से पार्ट में होती है, जिनका नाम क्या है, मैलियस, इनकस एंड स्टैपिस। जो स्टैपिस होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी बोन होती है, समझ पा रहे हो। मैलियस का काम होता है हैमर, जैसे साउंड आई हैमर का काम होता है हथौड़ा, हथौड़ा मारना उस तरह से। एनविल जिसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है। अब जैसे ही साउंड आई तो वाइब्रेशन कहाँ पे हुई, मैलियस हैमर की तरह काम करेगी और किसके ऊपर, एनविल की तरह। और उसके बाद स्टर्फ कहाँ पे होगा, स्टैपिस। उसके बाद जो भी साउंड होगी हमारे नर्व्स के थ्रू कहाँ तक जाएगी, ब्रेन तक जाती है। बस एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखना आपको कि जो ये ईयर की बोन्स होती है वो कान के कौन से पार्ट में होती है, मध्य कर्ण में होती है, बस इतने याद रखिए। और बाकी इतना ही याद रखना, आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ पे जानना है। अब आगे आता है स्टूडेंट हमारे पास हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण क्षति क्या होती है। कुछ ऐसे भी यहाँ पे अगर आदमी की बात करें, पर्सन्स की बात करें, देखो एक तो एज का फैक्टर होता है, हमको सुनाई कम देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हाई लाउड ऐसी नॉइसी एरिया में रहते हैं, हमारी श्रव्यता जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, फिर कहीं को बचपन से ही प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अब उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम, उसके लिए हम हियरिंग एड का यूज़ करते हैं, यानी कि श्रवण सहायक युक्ति का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बन जाएगी श्रवण यहाँ पे सहायक युक्ति यानी कि हियरिंग एड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण क्षति को दूर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कानों में लगाया जाता है, समझ गए। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारे पास जनरली साउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है इट इज़ द सोनार। सोनार का मतलब क्या हुआ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए जो भी बड़े बड़े बेड़े होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई सबमरीन होगी, यहाँ पे कोई सबमरीन होगी या फिर कोई ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल भेजेगा, समुद्री जहाज सिग्नल भेजेगा। मान के चलिए सबमरीन है तो यहाँ पे समुद्री जहाज इसको सिग्नल भेजेगा और यहाँ पे सिग्नल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएगा। क्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं। और कौन सी वेव यहाँ पे यूज़ होती है, दैट इज़ द अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। और किसके लिए, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी एंड लोकेट अंडर वाटर, हिल वैली, सबमरीन, आइसबर्ग, सनकन शिप्स वगैरह एटसेट्रा, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है जिसमें अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनिक का यूज़ होता है।
यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन सी वेव यहाँ पे यूज़ होगी साउंड की। तो आपके पास एग्जाम आंसर रहेगा कौन सी, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड, जिनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उनका हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये साउंड का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।